उस रात अगर कोई चीख सुनने वाला होता तो शायद आज ये खबर कहीं नहीं जाती। सोचिए, जिस वर्दी को देखकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर वही वर्दी एक बच्ची के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। 5 जनवरी 2026 की वो रात कानपुर की संचेंडी इलाके में सब कुछ रोज की तरह ही लग रहा था। ठंड थी, सन्नाटा था और घरों के बाहर पीली रोशनी में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। इसी बीच एक 14 साल की मासूम लड़की रोजमर्रा की मजबूरी के चलते रात करीब 10 बजे घर से बाहर शौच के लिए निकली। अचानक अंधेरे में एक काली स्कॉर्पियो उसके पास आकर रुकी। पल भर में हालात बदले। कार से उतरे 2 लोग कुछ समझने का मौका दिए बिना उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। चीख दब जाती है, रास्ता छूट जाता है और भरोसे की जमीन उसके पैरों तले से खिसक जाती है। कार के अंदर का मंजर पीड़िता आज भी कांपती आवाज में बयां करती है। वह बताती है कि सामने वाली सीट पर वर्दी पहने एक पुलिस का दरोगा बैठा था। वही वर्दी जिसे देखकर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। पीछे की सीट पर स्थानीय यूट्यूबर और खुद को पत्रकार बताने वाला शख्स मौजूद था। जिन पर भरोसा होना चाहिए था, वह उस रात सबसे बड़े खतरे में बदल चुके थे। स्कॉर्पियो अंधेरे रास्ते से होते हुए झांसी रेलवे लाइन के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचा। बाहर ना कोई आवाज, ना कोई गवाह। चलती कार के भीतर वह दरिंदगी शुरू करते हैं जिसकी कल्पना कोई भी लड़की नहीं करना चाहेगी। आधे पौने घंटे तक वह मासूम उन दोनों की हैवानियत का शिकार बनती। पहले उसका साथी आगे बढ़ा, फिर वही दरोगा जिसने कानून की रक्षा की कसम खाई थी अपनी वर्दी को शर्मसार करते हुए जुर्म में शामिल हो जाता है। उसकी चीखें कार के शीशों में कैद रह जाती हैं। आसपास कोई नहीं था जो सुन पाता, कोई नहीं था जो बचा पाता। सुनसान रास्तों पर इंसानियत हारती चली गई और हैवानियत जीतती रही। जब बच्ची अर्धबेहोशी के हालात में पहुंच गई, तब दरिंदों ने अपनी गाड़ी रोकी। देर रात ठंड अंधेरे में उसे उसके ही गांव के बाहर फेंक दिया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हो। इसके बाद वे दोनों आरोपी फरार हो गए। अपने पीछे छोड़ गए एक टूटी हुई बच्ची और एक ऐसा सवाल जो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला था। जब रात की खामोशी कुछ हद तक टूटी और सच सामने आने लगा, तब एक और चौंकाने वाला पहलू उजागर हुआ। जिस काली स्कॉर्पियो में यह पूरी वारदात अंजाम दी गई, वह कोई आम गाड़ी नहीं थी। बाद में पता चला कि वह पुलिस विभाग की सरकारी गाड़ी थी। वही स्कॉर्पियो जो आरोपी दरोगा अमित मौर्य के अधीन भीमसेन चौकी को दी गई थी। यानी जिस वाहन को कानून की सेवा के लिए सड़कों पर होना चाहिए था, उसी का इस्तेमाल वह बच्ची की जिंदगी उजाड़ने में कर रहे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता घर पहुंची। बदहवास हालात में रोते बिलखते उसने अपने परिजनों को पूरी दास्तान सुनाई। कैसे एक वर्दीधारी और उसके साथी ने मिलकर उसकी मासूमियत, उसका भरोसा और उसका सुकून छीना। घर के आंगन में मातम पसर गया। हर शब्द के साथ परिवार वालों के रोंगटे खड़े होते चले गए। उन्हें बार बार यही यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे लोग रक्षक मानते हैं, वही इतना बड़ा भक्षक हो सकता है। जिस पुलिस पर सुरक्षा की उम्मीद टिकी थी, उसी के एक चेहरे ने उस रात इंसानियत को शर्मसार किया। घर पहुंचते ही परिवार ने एक पल भी गंवाना नहीं चाहा। डर, गुस्सा और बेबसी तीनों एक साथ थे। सबसे पहले पीड़िता के भाई ने रात में ही 112 नंबर डायल किया। उम्मीद थी कि पुलिस तुरंत मदद करेगी, लेकिन फोन के उस पार से ना कोई भरोसा मिला, ना ही कोई ठोस जवाब। जैसे सिस्टम तो उसी पल मुंह फेर चुका। मजबूर होकर परिवार अपनी घायल सहमी हुई बहन को लेकर नजदीकी भीमसेन पुलिस चौकी पहुंचा। उन्हें लगा था कि यहीं से इंसाफ की शुरुआत होगी, लेकिन वहां जो हुआ उसने जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। उनकी बात सुनने के बजाय कथित तौर पर उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया।
कहा गया कि यहाँ नहीं, थाने जाओ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि हर बीतता हुआ मिनट आरोपियों के लिए रास्ते साफ कर रहा है। परिजन जैसे तैसे संचेंडी थाने पहुंचे। काफी मिन्नतों के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें भी सच्चाई अधूरी थी। ना तो उस दरोगा का नाम लिखा गया जिस पर बच्ची ने सीधा आरोप लगाया था, और ना ही यह माना गया कि पीड़िता नाबालिग है। पॉक्सो एक्ट जैसी सख्त धाराएं शुरू में जानबूझकर शामिल नहीं की गई। मामला सिर्फ अपहरण और बलात्कार की धाराओं में, वो भी अज्ञात आरोपियों के नाम से दर्ज कर लिया गया। परिवार का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने थानेदार के वर्दीधारी आरोपी का नाम लिखने और पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की तो उन्हें इंसाफ नहीं बल्कि बदसलूकी मिली। पीड़िता के भाई के मुताबिक एसएचओ ने नाबालिग बच्ची के चरित्र पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली और धमकाते हुए कहा कि जांच में सही साबित होगा तब धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उस पल परिवार को साफ समझ आ गया था कि पुलिस की पहली प्राथमिकता पीड़िता नहीं बल्कि उसके अपने आदमी को बचाना है। इसी दौरान जैसे ही आरोपी दरोगा अमित मौर्य को यह एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो सकती है, वह गायब हो गया। बताया जाता है कि उसकी तैनाती किसी और थाने में कर दी गई और अगले ही दिन उसे नई पोस्टिंग का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। लेकिन वारदात के बाद वह ड्यूटी पर कभी पहुंचा ही नहीं। शिकायत दर्ज होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने ना तो तुरंत घेराबंदी की और ना ही कोई सख्त कदम उठाया। नतीजा ये हुआ कि अमित को फरार होने का पूरा वक्त मिल गया। जांच में आगे चलकर एक और परत खुली। भीमसेन के चौकी इंचार्ज, जिन्हें घटना की जानकारी मिल चुकी थी, अचानक छुट्टी पर चले गए। बाद में पता चला कि उन्हें दरोगा अमित और उसके साथी शिवबरन यादव की गहरी दोस्ती के बारे में पहले से ही सब मालूम था। उधर परिवार एक थाने से दूसरे थाने और एक अफसर से दूसरे अफसर भागता रहा, लेकिन शुरू में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर घर में पीड़िता दर्द से करा रही थी और उधर पूरा परिवार डर, गुस्से और अपमान के साए में जी रहा था। स्थानीय पुलिस का रवैया देखकर उन्हें साफ समझ आ गया था कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सच धीरे धीरे कैमरे तक पहुंचने वाला था। और जैसे ही यह खबर मीडिया में आया, वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन की नींद टूटी। पुलिस से बार बार निराश होने के बाद आखिरकार परिवार ने वह रास्ता चुना जहां आवाज दबाई नहीं जाती। सोशल मीडिया। 7 जनवरी को पीड़िता का रोते हुए वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट पर डाल दिया गया। वीडियो में उसने साफ कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और रिपोर्ट बदली जा रही है। कुछ ही घंटों में वह वीडियो आग की तरह फैल गई और लोगों का गुस्सा सड़कों से पहले स्क्रीन पर फूट पड़ा। मामला बढ़ा तो बात सीधे कानपुर के पुलिस कमिश्नर तक पहुंची। दबाव बढ़ते ही प्रशासन हरकत में आया। उसी दिन एफआईआर बदली गई। अब अज्ञात नहीं बल्कि दरोगा अमित कुमार मौर्य और स्थानीय यूट्यूबर शिवबरन यादव को नामजद आरोपी बनाया गया। साथ ही जिस पॉक्सो एक्ट को शुरुआत में नजरअंदाज किया गया, वह भी आखिरकार जोड़ दिया गया था। बुधवार शाम तक पुलिस ने शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रहंसपुर का रहने वाला शिवबरन खुद को पत्रकार बताता है और गिरफ्तारी के वक्त उसने एक लोकल टीवी चैनल को आई कार्ड भी दिखाया, जिसकी सच्चाई की जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद 32 वर्षीय शिवबरन मीडिया और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं उस रात घर पर था। उसका दावा था कि दरोगा अमित ने उसे चोरी के एक मामले में फोन कर बुलाया था। आधे घंटे बातचीत हुई और वह मोटरसाइकिल से लौट आया। यहाँ तक कि उसने नार्को टेस्ट तक कराने की बात कह डाली। लेकिन पुलिस उसकी इन दलीलों को संदेह की नजर से देख रही थी। दूसरी ओर असली सवाल अब भी हवा में था। दरोगा अमित मौर्य कहाँ है? मुख्य आरोपी अब भी फरार था। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच समेत 4 टीमें उतारी गई। पहले उसकी लोकेशन लखनऊ के आसपास मिली, लेकिन वहां छापा पड़ने से ठीक पहले वह वहां से भी भाग निकला। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पता चला कि वह पूर्वांचल की ओर भाग चुका है। 2 दिन तक हाथ न लगने पर विभाग ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इधर पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई जा चुकी है। रिपोर्ट को पुलिस टीम
बारीकी से खंगाल रही है। फिलहाल कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है, शायद इसलिए क्योंकि वारदात सुनसान इलाके में हो। लेकिन अब पूरा मामला पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों पर टिका है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक आरोपी सलाखों के पीछे है तो दूसरा अभी भी कानून के गिरफ्त से बाहर। और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि जुर्म हुआ या नहीं, सवाल ये है कि सिस्टम आखिर कब तक भागते गुनहगारों के पीछे रहेगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन पुलिस की शुरुआती लापरवाही अब खुद उस पर भारी पड़ने लगी। 8 जनवरी को पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलाने अदालत ले जाया गया, मगर वहां भी सिस्टम की सुस्ती पीछा नहीं छोड़ रही थी। जांच अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए और नाबालिग बच्ची को दर्द और सदमे के हालात में करीब 3 घंटे कोर्ट परिसर में इंतजार करना पड़ा। अदालत ने इस देरी पर कड़ी फटकार भी लगाई और पुलिस की कार्यशैली पर सख्त सवाल भी उठाए। आखिरकार 4 दिन बाद 9 जनवरी को पीड़िता का एक बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। उसने साफ शब्दों में अदालत को बताया कि कैसे उसे कार में खींचा गया, कैसे काली स्कॉर्पियो चलाई जा रही थी और कैसे झांसी लाइन के पास ले जाकर दोनों ने मिलकर दरिंदगी की। बयान दर्ज होते ही उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार को सौंप दिया गया। अब घर पर 24 घंटे पुलिस तैनात है ताकि कोई दबाव, कोई खतरा दोबारा ना आए। परिवार का कहना है कि शुरू से ही समझौते का दबाव बनाया गया, पैसे लेकर मामला खत्म करने की धमकियां मिली। बयान दर्ज होने तक वे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसी बीच जांच अधिकारी बदले गए, क्योंकि पहले विवेचक की आरोपी से नजदीकी सामने आई थी और उसकी तस्वीरें वायरल होते ही विभाग ने कदम उठाया और नए जांच अधिकारी नियुक्त किए। इस पूरी खबर में कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन दावों में कड़क व्यवस्था और महिला सुरक्षा की बात होती है, उनकी जमीनी हकीकत यहाँ बेनकाब हो गई। उत्तर प्रदेश, जहां सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बातें मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता करते हैं, वहां की यह सच्चाई सबको चौंकाने वाली थी। सोचिए, अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या सच सामने आता? यही सवाल लोगों को अभी भी बेचैन कर रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर गंभीर धाराएं और पॉक्सो एक्ट लगे हैं। एक जेल में है, दूसरा अभी भी वीडियो रिकॉर्ड होने तक फरार है, जिसकी तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं। लापरवाही बरतने वाले अफसर पर निलंबन की कार्रवाई भी हुई है और प्रशासन गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे सच अदालत में तय होगा, लेकिन यह घटना एक कड़वी चेतावनी बनकर सामने आई है कि जब वर्दी पर ही भरोसा टूटे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए।